मित्रों, आप सबका स्वागत है और विशेष तौर से यहाँ पहली बार आना हुआ तो इसलिए विशेष स्वागत है। मैं मानता हूँ थोड़ी असुविधा भी आपको हुई होगी ढूंढने में, यहाँ पहुँचने में, लेकिन उसके बावजूद ये स्थान है जहाँ हमारी मुलाकात का आने वाले समय में अब दौर होता रहेगा। पिछले कुछ दिनों से हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बार बार एक बयान देख रहे हैं और जिस बयान का वो अभी तक संदर्भ जो है स्पष्ट नहीं कर पाए कि हिमाचल की परिस्थिति आर्थिक रूप से ऐसी हो गई है जो श्रीलंका की तरह हो गई है। अब श्रीलंका के साथ हिमाचल की तुलना करना, एक तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। वहां की परिस्थितियां जिस प्रकार की रही हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उनको हिमाचल के संदर्भ के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से कौन व्यक्ति है उनके सलाहकारों में से जिन्होंने हिमाचल को श्रीलंका के साथ जोड़ दिया, इस बात का जवाब तो वही देंगे। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस दौर से श्रीलंका आर्थिक रूप से इस वक्त गुजर रहा है, वो स्थिति हिमाचल के लोगों के लिए एक तरह की, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो एक तरह की दहशत के एक माहौल में डालने वाली एक स्थिति है। और जब मैं मानता हूं कि जो मुख्यमंत्री को कम से कम परहेज करना चाहिए। दूसरी बात, एक बार बार वो और कह रहे हैं और जिसका जिक्र वो एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी में लाने के लिए 4 साल लगेंगे। ये 4 साल का वक्त भी कहां से, किस प्रकार से निकाला? 4 वर्ष के पश्चात अगर जो इनकी जो 10 गारंटी है, अगर उनको लागू करने की परिस्थिति में आएंगे तो मैं कहता हूं 4 साल नहीं, आने वाले 40 वर्षों तक जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना कठिन हो जाएगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि जब चुनाव का दौर आता है तो सभी राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए कुछ बातें कहते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उन बातों को लागू करने की अगर परिस्थिति आती है तो वो स्थिति हिमाचल प्रदेश में सभी लोग देखने के लिए भी उत्सुक हैं कि वे लागू कैसे करेंगे, फाइनेंस कहां से वो अरेंज करेंगे। और मैं समझता हूं कि वो परिस्थिति जो 10 गारंटी की अगर इन्होंने बात कही है वो पूरी होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रही है। कई तरह के आंकड़ों को इस तरह से गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है और जिसमें विशेष तौर से कि 175,000 करोड़ रुपए का ऋण का जिक्र कर रहे हैं, जबकि मेरी जानकारी के जो फैक्ट्स हैं अभी तक 75,000 करोड़ रुपए का ऋण नहीं है प्रदेश सरकार के। हमारी सरकार में 70,000 करोड़ के लगभग हमने छोड़ा है। इस बात को भी उनको बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। फिगर्स को बढ़ा करके आखिरकार उसमें हासिल क्या होगा? और 75,000 करोड़ के बाद जो है वो बहुत सारी एरियर की बात कह रहे हैं कि वो भी हमको देना पड़ेगा। डीए का जिक्र कर रहे हैं, वो भी हमको देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों का जिक्र करते करते उन्होंने कहा कि 11,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी इस प्रकार से बनती है और 5,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी जो हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान खोले गए उनकी बनती है। तो कुल मिलाकर के आंकड़ा उन्हें पहुंचा दिया 95,000 करोड़ रुपए के नजदीक। आखिरकार
अब मुझे लगता है कि उनको 2 महीने का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री होने वाला है। और ऐसी परिस्थिति में विशेष तौर से मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि अब मुझे लगता है कि प्रदेश के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कम से कम उनके सामने प्रेजेंटेशन दी होगी। फैक्ट्स क्या है? आंकड़ा एक आदमी कुछ बोलता है, दूसरा कुछ और बोलता है, तीसरा कुछ और बोलता है, और मुख्यमंत्री जी ये सारे आंकड़े को जोड़ करके इस प्रकार से एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ही लोन लिया, इससे पहले किसी ने लोन लिया ही नहीं। मैंने एक बात का जिक्र किया कि हिमाचल प्रदेश में जो सरकारें रही, अब जब से हिमाचल प्रदेश बना है 10 बार कांग्रेस की रही है, 5 बार भारतीय जनता पार्टी की, हमसे दुगना समय में रही है। और प्रदेश की अगर आर्थिक स्थिति के लिए अगर ऐसी परिस्थिति में अगर दोषी सबसे ज्यादा है तो मैं कह सकता हूं कि वो सरकार है जो लंबे समय तक रही, जिन्होंने लोन के बाद लोन लिया और कह रहे हैं कि लोन को चुकता करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है। तो ये परिस्थिति उनको मालूम होना चाहिए। जब पिछली बार 5 साल पहले जब हमको हिमाचल प्रदेश में सरकार मिली थी, उस वक्त भी ये स्थिति थी। लोन को रीपे करने के लिए, लोन के ब्याज को रीपे करने के लिए भी लोन ही लेना पड़ रहा था उस वक्त भी, और ये आने वाले समय में भी परिस्थिति रहेगी। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, कर्मचारियों को भी आप एरिया देने से मुकर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये लायबिलिटी पूर्व सरकार की है। अरे हमने तो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिए जो बेहतरीन जो किया जा सकता था, इस बात को कर्मचारी भी महसूस कर रहे हैं। अब महसूस नहीं कर रहा है, वो कर्मचारी बोलना शुरू कर चुके हैं कि जितना कोविड के दौर में भी हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का एक दिन की सैलरी डिले नहीं हुई, कर्मचारियों की पेंशन में कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसी परिस्थिति में लगातार हमने काम किया। और आप इस बात को देखते होंगे कि यूजीसी स्केल की अगर बात करें हम, आमतौर पर हिमाचल पंजाब को फॉलो करता है, पंजाब ने अभी तक भी दिया नहीं है, लेकिन हमने यूजीसी स्केल जो सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्रोफेसर हैं उनको हमने जारी कर दिया, उनको स्वीकृत कर दिया। और इसके अलावा और भी मैं कहना चाहता हूं, 2012 से पहले के जितने भी जो वेतन विसंगति के जो केसेस हैं कर्मचारियों के, उसका क्या हुआ? अब आप सरकार में हैं, ये प्रश्न तो अब आपसे ही पूछने पड़ेंगे। वो अभी तक लंबित हैं और मैं समझता हूं कि उस दिशा में इनको सोचना पड़ेगा। और इसके अतिरिक्त जो हिमाचल प्रदेश में जो संस्थान बंद करने का जो क्रम चला हुआ है, डिनोटिफिकेशन का जो क्रम चला है, वो लगातार अभी तक रुका नहीं है। मुझे जानकारी मिली है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी 386 इंस्टीट्यूशंस इन्होंने जो है स्क्रूटनाइज किए हैं और जो कहा कि ये आप लोगों ने पिछले 1 अप्रैल 2021 के बाद खोले हैं और ये संस्थान हमने चलाने हैं या नहीं चलाने हैं, इस बारे में कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। ये कभी हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में संस्थान खोलने के बाद जो संस्थान फंक्शनल हो चुके हैं, फंक्शनल होने के बाद वहां पर नियमित रूप से सारी व्यवस्थाएं चल पड़ी हैं और उसके पश्चात वो संस्थान हिमाचल प्रदेश में कभी बंद नहीं किए गए। अलग परिस्थिति, इक्का दुक्का कोई ऐसे अगर केसेस होंगे तो हो सकते हैं, लेकिन अन्यथा इस तरह की परिस्थिति नहीं रही है। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में अब यही क्रम चला कि बंद करके, हमने कहा कि बंद करके हासिल क्या करोगे, कि हमको गारंटियां देनी है, अपनी पूरी करनी है। कि हमने तो एक बात कही कि आपने गारंटी की कमिटमेंट की है, उसके लिए रिसोर्सेज जहां से भी जनरेट करने आपको है आप करिए, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन संस्थानों में ताले लगा करके और चली हुई जो हमारी योजना है उनको बंद करके, इस प्रकार से अगर बंद करने की कोशिश करेंगे, आप जो है वो अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए काम करेंगे, तो उसको कोई भी प्रदेश का नागरिक स्वीकार नहीं करेगा। ओपीएस के सिलसिले में बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि
बताएं तो सही, फॉर्मूला क्या आपने उसमें लागू किया है? कहा था कि पहली कैबिनेट में हम करेंगे, लेकिन पहली कैबिनेट के लिए 1 महीना लग गया। 1 महीने के बाद फिर पहली कैबिनेट हुई, और पहली कैबिनेट में बात वही हुई जो चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की थी कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। लागू करने की घोषणा करने से नहीं, आप करके रहे, कैसे कर रहे हैं? और मैं इस बात से सहमत हूं कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस के अभी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमको फॉर्मूला तो बताएं, किस आधार पर आप हिमाचल प्रदेश में ओपीएस को लागू करने की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं, ये स्पष्ट तो हो जाए। और इसी प्रकार से हम हिमाचल प्रदेश में एक चीज को देख रहे हैं कि विधायक क्षेत्र विकास निधि जो विधायकों को, चुने हुए विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए मिलती है, और विकास करने के लिए वो अपने सभी क्षेत्र में जाकर के लोगों से योजनाओं को बनाते हैं, लोगों की डिमांड पर। लेकिन अभी कहा गया, प्लानिंग की बैठक में कहा गया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की जो अंतिम किस्त जो बची है 50 लाख रुपए की, उसको जारी नहीं करेंगे। हमने जो प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरे जगह से हमने जब पूछा तो कहा गया कि फाइल गई है, अभी तक उस फाइल के मुताबिक जो है निर्णय हुआ नहीं है। तो मालूम पड़ा कि विधायक क्षेत्र विकास निधि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के जनता के विकास के कार्य को पूरा करने के लिए हमने अपने अपने क्षेत्रों में विधायक विकास निधि के माध्यम से अलग से योजनाएं बना करके रखी हुई है। और विधायक विकास निधि तो हमने उस वक्त भी बंद नहीं की थी, थोड़ी देर के लिए हमने थोड़ा पोर्शन उसका काटा था जब कोविड का दौर था। आज तो कोविड का भी दौर नहीं है। और इसी तरह से जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट विधायकों की, उसको भी रोकने के लिए बोल दिया गया है। और इसी प्रकार से हम हिमाचल प्रदेश में एक नहीं बहुत सारी योजनाओं को देख रहे हैं। अटल वर्दी योजना, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और उसी तरह से आगे बढ़कर के हिम केयर के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे जहां लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा मिलती थी, उसमें उसको भी उनको डिनोटिफाई कर दिया, उनको बंद कर दिया गया। आयुष्मान भारत को कि उसको भी बिल्कुल स्लो डाउन कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि पैसा नहीं, वो तो बड़ा सीधी सी ऐसी स्कीम है जो केंद्र और प्रदेश सरकार के दोनों के शेयर के साथ जो है वो आगे बढ़ेगी। ऐसी जहां आदमी की जिंदगी को बचाने के लिए योजनाएं बनी हुई है प्रदेश और केंद्र की, उनको भी बंद करने की चल रही है, बातें चल रही है। और कुछ योजनाओं का नाम बदलने की प्रक्रिया भी चल रही है। और हम इस बात को जानना चाह रहे हैं कि मंडी का शिवधाम का प्रोजेक्ट जो है, जिसका फेज 1 का टेंडर हो चुका था, फेज 2 और फेज 3 की प्रक्रिया आगे थी, लेकिन उसको भी होल्ड करने के लिए बोल दिया, इसको रोक दीजिए। मंडी में एयरपोर्ट के लिए, उसके लिए भी कहा कि उसके लिए गो स्लो। और मंडी में स्टेट यूनिवर्सिटी हमने खोली है। हिमाचल प्रदेश में एक स्टेट यूनिवर्सिटी शिमला है, दूसरी मंडी है, उसके लिए भी कह दिया कि उसके लिए कहा कि गो स्लो। हमारे हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स चले हैं, जो काम चल रहा है, तो उन सारी चीजों के लिए, उन सारी चीजों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारी योजनाएं हिमाचल प्रदेश में, जिन योजनाओं के माध्यम से हिमाचल के विकास को गति मिली है, जिन योजनाओं की वजह से लाखों लोगों को हिमाचल प्रदेश में लाभ मिला है, उन योजनाओं को भी बंद करने की परिस्थिति वर्तमान सरकार कर रही है। और अभी तक हम उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक बहुत बड़ा एक विषय चल रहा था कि जो 2 सीमेंट इंडस्ट्री जो है बंद पड़ी है। सरकार आने के बाद तीसरे दिन के बाद ताला लग गया, वो ताला अभी तक भी खुला नहीं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बीच में खड़े हुए, जिन प्रश्नों का उत्तर मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार को देना होगा। और मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि जिस प्रकार से गुमराह करने की कोशिशें कुछ लोग उनको कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं ये अधिकारियों के स्तर पर हो रहा है या उनके जो एडवाइजर हैं उनकी तर्ज पर हो रहा है। फैक्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं, जो सच्चाई है वो हकीकत वो नहीं दी जा रही है, उनके ध्यान में ठीक प्रकार से नहीं लाई जा रही है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में एक
बहुत अस्थिरता का एक इस तरह का एक माहौल बना है कि क्या होगा आने वाले समय में, ये आम आदमी पूछने लग पड़ा। और उसकी वजह ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में जो टेंडर हुए पड़े हैं, काम कर दिया गया है, उनकी पेमेंट रोकने के लिए कह दिया गया। और उन लोगों को कहा जा रहा है कि पहले यहां आओ, पहले बात करो। पहले ठेकेदारों को कहा जा रहा है, मैं आपको इसकी कहानी बड़ी लंबी जाएगी, ठेकेदारों को यह कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करिए, फॉर्म भरिए, उसके बाद आपको जो है आगे की जो आपने जो काम किया है उसका जो है वो पेमेंट आपको तभी मिलेगा। सूचियां बनाई जा रही हैं और यही दूसरे महकमे में भी किया जा रहा है। मुझे अपने ही क्षेत्र के लोग आए थे, मंडी पीछे में गया था, मंडी में बहुत सारे लोग मिले कि टेंडर होने के बाद हमने नियमित रूप से जो काम करना था हमने करके रखा है, लेकिन उसके बावजूद पेमेंट होल्ड कर दी गई है। और पेमेंट होल्ड इसलिए की गई है कि हम बोलते हम उस पर स्क्रूटनाइज करेंगे कि भाजपा का कौन है, कांग्रेस का कौन है। कॉन्ट्रैक्टर तो कॉन्ट्रैक्टर है और उन्होंने टेंडर की प्रक्रिया में से बढ़कर के टेंडर को लिया है। और ऐसी परिस्थिति में टेंडर जब कंपटीशन में लिया गया है और जिसकी टेंडर की सारी औपचारिकता पूर्ण करने के बाद टेंडर लगाया गया है, तो उनकी पेमेंट समय पर होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। और बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति, एक अलग तरह का माहौल आज से पहले कभी हमने हिमाचल प्रदेश में देखा नहीं, जो वर्तमान में खड़ा हुआ है कि हिमाचल की तुलना श्रीलंका के साथ करना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बहुत ऐसा एक माहौल पूरी प्रदेश की जनता के बीच में खड़ा कर दिया कि कर्मचारियों को आने वाले समय में सैलरी नहीं मिलेगी, लोगों को विकास के लिए हिमाचल प्रदेश में पैसा नहीं मिलेगा। श्रीलंका की स्थिति तो यही है। और जो आवश्यक चीजें हैं जो उनके लिए बहुत कठिनाई के दौर में से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि श्रीलंका के लिए परिस्थिति यह है कि जो भी इंटरनेशनल मार्केट से जो भी एसेंशियल चीजें उनको लेनी है, चाहे डीजल है, पेट्रोल है, जिसके लिए वो डिपेंडेंट दूसरे इसके ऊपर है, तो वो वहां से उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से यहां पर भी परिस्थिति इस तरह की पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं माहौल। इन बातों को कह करके मैं समझता हूं वो उचित नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में अब जनता एक ही बात चाहती है कि अब काफी हो लिया, कि आपने ये ऋण का रोना काफी हो गया, अब आगे की काम की बात की जाए। और सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। और इसलिए हमारी अभी कार्य समिति की बैठक थी, उसमें हमारे नेताओं ने कहा कि ये सरकार तो इंतजार की सरकार, कर्मचारी अपने एरियर का इंतजार कर रहे हैं, ओपीएस वाले ओपीएस का इंतजार कर रहे हैं, और फैक्ट्री में ताला लगा है वो ताला खुलने का इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं 18 से 60 साल की आयु की जो है वो 1500 रुपए अपने खाते में आने का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल के बाद से 300 यूनिट बिजली के फ्री मिलेंगे, इसका इंतजार कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश का बेरोजगार नौजवान 5 लाख नौकरियों का इंतजार कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में ये इंतजार की सरकार, मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में ऐसा ना बोल दे हिमाचल प्रदेश की जनता कि अब हम इस सरकार का जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो यही मुझे आप सबके बीच में कहना है। सफर यू हैव रेज्ड एन नंबर ऑफ इश्यूज, बहुत लंबे इशू अपनी गिनाए हैं, तमाम बातें आपने कही है। आपने ये भी कहा है कि जिस तरह से पहले की बात श्रीलंका वाली स्टेटमेंट की होनी है, या जो एमएलएस के जो फंड्स हैं उसको फ्रीज किया है, सो मेनी अदर इशू ऑल्सो, एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ऑल्सो। एज ए आई मीन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, आप क्या सजेशन देंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश में वाकई ऐसे हालात आर्थिक क्षेत्र में है, या सरकार को आप अपनी तरफ से कोई ऐसा सुझाव देंगे कि सरकार को चीजें कुछ करने में ऐसा नहीं? सही मायने में देखिए, आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी नहीं है, इस बात से सब वाकिफ हैं। लेकिन इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमारे गले में ओपीएस फंसा हुआ है, हमारे गले में 1500 रुपए महिलाओं का फंसा, उसके लिए हम पैसे का इंतजाम कैसे करें।
और हमारे गले में 300 यूनिट बिजली का फंसा हुआ है, 5 लाख नौकरियों का वादा फंसा हुआ है, जो गारंटी इन्होंने जारी रखी है इलेक्शन के समय में। इनको लग रहा कि जवाब देना मुश्किल होगा और वो संभव हो भी नहीं पाएगा इनसे, मैं आपको बताऊं। और ऐसे में ये इसी बात को लेकर के उन सारी चीजों के लिए सब योजनाओं को बंद करके पैसा का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात के लिए कभी भी इजाजत नहीं देगी कि तुम बाकी सारी वेलफेयर की योजनाओं को बंद करें, और वेलफेयर की योजनाओं को बंद करने के बाद अपनी 10 गारंटी को पूरा करने की बात करेंगे। तुम अपने संसाधन कहां से बढ़ सकते हैं इस बात पर बात करिए, लेकिन बंद करके सबका कि किसी की सैलरी बंद कर दी, किसी का पेंशन बंद कर दिया, किसी का प्रमोशन बंद कर दिया, इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए। इन सारी चीजों से जिस प्रकार से एक माहौल वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा ये कहना है कि आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश में परेशानी का दौर है, निश्चित रूप से है, और इससे बाहर निकलने के लिए उनको सही मायने में जो कदम उठाने चाहिए थे, विशेष तौर से जिसका जिक्र वो कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन। आप सीपीएस नहीं बनाते तो हमें समझ में आता कि व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप कैबिनेट उन लोगों को दर्जा नहीं देते जो लोग चुने हुए नहीं हैं, तो हम समझते हैं कि आप व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम समझते कि अगर आपने हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिन निर्णयों के माध्यम से आप जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। एक तरफ आप खुला जो है वो सारा हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उसके बाद कैबिनेट के साथ सीपीएस के बाद चेयरमैन विद कैबिनेट रैंक, उसके बाद कुछ और एडवाइजर्स विद कैबिनेट रैंक से नीचे कोई आदमी बोलता ही नहीं है। हमको चाहिए कुछ, हर आदमी बोलता है कि हमको लगाओ बनाओ, लेकिन कैबिनेट रैंक जरूर करना है। तो इसलिए ये एक स्वस्थ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो मैं तो सुखविंदर सुक्खू जी को ही कहना चाहूंगा कि व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है, और इसलिए एक आप जो पूरा इस तरह का एक माहौल खड़ा करना चाह रहे हैं कि हम तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है। हमने तो कभी रोना नहीं रोया, ठीक है, हम जिक्र करते थे, बीच बीच में जिक्र करते थे, लेकिन वो सुबह से शाम तक 10 बार जिक्र करते हैं कि इतना लोन ले लिया। और उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2012 से जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में 2017 तक बनी थी, 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन उन्होंने लिया, और हमारी सरकार ने 2017 से 22 तक हमने भी इतना कर ही लोन लिया है, हमने भी इतना कर ही लोन लिया जितना। और उनके दौर में कोविड नहीं था, कोविड के बावजूद, और हमने लिमिट को एग्जॉस्ट नहीं किया। जो लोन लेने की जो लिमिट थी, उस लिमिट से हमेशा हमने कम लोन लिया, और यहां तो लिमिट अब जाकर के और बढ़ा दी गई। 1,000 करोड़ रुपए ने दिसंबर के महीने में लोन ले लिया, और 1,500 रुपए उसके बाद जनवरी में ले लिया, और 1,500 करोड़ रुपए और लेने की तैयारी है। आप अंदाजा लगाइए किस गति से हिमाचल प्रदेश में लोन की जो है वो गति कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो है बढ़ रही है। ये आपको सारी चीजों को लेकर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जानकारी मिलेगी। आपकी कार्यसमिति की बैठक हुई है, उसमें बहुत सारे एजेंडे पे डिस्कशन हुआ है। नोइंग द फ्लाइट ऑफ पीपल, हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन देखते हुए जिस तरह से आपने कहा कि लोग 2 महीने में ही निराश हो गए हैं। एक तो बीजेपी का आने वाले वक्त के लिए क्या एजेंडा होने वाला है, जैसे सीपीएस वाला मामला है, R6 है, दिल्ली से आप भी कहेंगे हिमाचल की मदद की जाए। क्या ऐसी भी कोई रणनीति बनी है कि आने वाले वक्त में भाजपा हिमाचल प्रदेश में सरकार फॉर्म करने की तरफ भी? देखिए, हम लोगों के मुद्दों को जनता के बीच में ले जाएंगे, और ये विपक्ष की एक जिम्मेवारी है। उसके लिए रोड मैप हमने मोटे तौर पर बना दिया है। जो इंस्टीट्यूशन बंद किए हैं, बेवजह बंद किए हैं, हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट के लिए वहां पर सुविधा दे रहा था, और वो हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। जिस हॉस्पिटल में तहसीलदार पिछले 6 महीने से बैठा, तहसीलदार बैठने के बावजूद उसको बंद कर दिया। क्यों? कोई ऐसा होता नहीं है। एसडीएम बैठे थे, बीडीओ बैठे थे, एक्शन बैठा था, एससी बैठे थे, जो फंक्शनल इंस्टीट्यूशन थे उनको बंद करने की जो प्रक्रिया की गई, उसके विरोध में हमने अपनी बात कही है। सिग्नेचर कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में चलेगा, उसके बाद जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन भी होंगे, और उसके बाद विधानसभा का बजट सत्र आएगा, तो विधानसभा के बजट सत्र में भी इसमें जो निश्चित रूप से सरकार से
इसका जवाब तलब करेंगे। कोर्ट का रास्ता सर रहेगा तो निश्चित रूप से कोर्ट में बहुत सारे लोग तो इन सारी बातों को लेकर के कोर्ट में चले गए हैं और वो कोर्ट से भी अपने न्याय के लिए अपनी बात कह रहे हैं। और जहां तक बात आपने सीपीएस वाली बात कही है, जिसको लीगली हम एग्जामिन कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसके बारे में आने वाले समय में बात करेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि थोड़ा जल्दी हो गया? 2 ही महीने की सरकार है और आप पूरी तरह से हमलावर है और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इस परिस्थिति के लिए तो पूर्व सरकार जिम्मेदार है और उन्हीं की नीतियों की वजह से आज ये सब करना पड़ रहा है। नहीं, देखो, अगर उनको बहुत परेशानी हो रही है तो मुझे लगता है कि फिर छोड़ देना चाहिए उनको, कि भी बहुत ही कठिनाई आ रही है। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, क्या ये सत्य नहीं है कि जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष पहले बनी थी, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का ऋण वो भी छोड़ के गए थे, लेकिन उसके बावजूद हमने संस्थान खोले भी और खोले नहीं, चलाए भी। 21 डिग्री कॉलेज एक हफ्ते में खोल के गए थे। ना जमीन थी ना पैसा था, लेकिन शिलान्यास के पत्थर यहां से बना करके भेज दिए गए और वो टांग दिए गए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने जो फंक्शनल कर दिए गए थे कॉलेज, वो भी हमने चलाए। कॉलेज तब खोले थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा उससे 4 दिन पहले कॉलेज खोला है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको, मुझे लगता है कि कौन ये सलाह दे रहा है, उनको लग रहा है कि ऐसे करने से एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, मैं ये भी बंद कर सकता हूं, मैं ये भी बंद कर सकता हूं। और अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं, अभी तो आप बंद कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं बंद करिए, लेकिन आने वाले समय में परिस्थिति ये भी आ सकती है कि जनता अगर बंद करने पे आ गई तो सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा। सर, सीएम साहब का बड़ा बयान आया है, पिछले 5 साल में 60% पेपर लीक हो गए थे पेपर होने से पहले। इसके अलावा एक और बयान आया है, उन्होंने कहा कि कुछ पेपर जो पोस्ट कोड अभी रिजल्ट नहीं निकला है उसके पेपर भी लीक हो गए हैं, और इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी तक मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, जब तक फैक्ट सामने नहीं आए, और जनरली होता भी यही है कि जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक इसके लिए कोई स्टेटमेंट देना उचित नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी के पास महकमा है, वो जानकारी हासिल कर रहे होंगे, लेकिन तब से उससे पहले इससे जांच पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे लगता है कि एक बार फैक्ट्स आने देना चाहिए। अगर हमने तो बात कही है को कोई व्यक्ति उसमें दोषी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून के मुताबिक जो सजा बनती है वो सजा उनको मिलनी चाहिए। किसी ने गलत किया है तो उनको बख्शने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन इसको राजनीतिक मकसद के साथ इस तरह से जोड़ने की बात नहीं कही। अब आपको उनको ये भी जानकारी रहना चाहिए कि आपके राजस्थान में 12 पेपर लीक हो गए, और वो पिछले 1 साल के इसमें जो, और ऐसे में बहुत सारे राज्यों में हुआ, बिहार में हुए, यहां तक कि और राज्य में हुए, जो किसी का भी शासन वो सब राज्य में हुए हैं। इस बात को उनको समझना होगा, लेकिन जो शरारत करने वाले लोग, इस पर गलत लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऑपरेशन लोटस की भी संभावनाएं नजर आ रही है, लेकिन उसकी मुझे लगता है कि अभी जरूरत नहीं है। जो एजिटेटर्स हैं उनके बीच में जाते हैं प्रदर्शन करने, अगर ऑपोजिशन के लोग इतने सीरियस होते तो वो मतलब गवर्नमेंट के पास आके नहीं, देखिए, सीधा सा इसमें देखिए, ये परिस्थिति आज से पहले भी हमारे सामने भी आई थी। इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टर्स के बीच में, लेबर के बीच में कई बार इश्यूज आते हैं, कई तरह के इश्यूज आते हैं, और इसका समाधान निकालने का रास्ता करना पड़ता है। उसमें बुला करके बात करनी होती है, तुरंत करनी होती है, और धमकी से कोई नहीं चलता है आज की तारीख में। ना ट्रक ऑपरेटर चलेंगे, ना जो वहां पर लेबर वाले हैं वो चलेंगे, ना ही इंडस्ट्री वाले चलेंगे। ऐसी परिस्थिति में मिसहैंडलिंग हुई है इस केस की, और ठीक प्रकार से इसका अभी तक रास्ता निकालना रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, और सरकार की इस जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। और मैं ये भी बता दूं आपको, अभी तक हिमाचल प्रदेश में इन 2 सीमेंट फैक्ट्री के ताला लगने के कारण मेरी जानकारी के मुताबिक लगभग 150 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश सरकार को हो चुका है। एक तरफ से वो रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ से 10 गारंटी को लागू करने की बात कर रहे हैं, और 2 इंडस्ट्री के बंद होने के कारण जो सरकार में ये आए हैं, उसके बाद वो बंद हो गई थी,
और वो दोनों के बंद होने से 150 करोड़ रुपए का प्रदेश सरकार को नुकसान हो गया रेवेन्यू का। इसका भी उनको समझना चाहिए कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो इस सारी चीज को लेकर के सरकार को जिम्मेवारी के साथ काम करना होगा। सर मीडिएशन के लिए आपकी कोई मीडिएशन को लेकर, और अगर उप मुख्यमंत्री का साथ मिलता तो उनके लिए और आसान हो सर जाता। आप कोई मीडिएशन के लिए आप भी पहल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन से जुड़ा मसला है, लगभग 2 लोग सीधे और परोक्ष रूप से अफेक्ट हो रहे हैं। आपकी तरफ से कोई ऐसे किस चीज के सीमेंट वाले इशू? नहीं, सीमेंट वाले इशू पर देखिए, जब हमसे बात हो गई, हम सुझाव दे सकते हैं रास्ता निकालने के लिए। हमारी ओर से हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री भी चले और उसके साथ साथ जो हमारे ट्रक ऑपरेटर यूनियन के जो लोग जो एजिटेशन पर हैं उनका भी कुछ रास्ता निकल जाए। दोनों का हमेशा, ये एक बार नहीं, अनेकों बार इससे पहले इस प्रकार के इश्यूज आए हैं, लेकिन मिस हैंडल हुआ है, टैकल नहीं कर पाए, और ये सिर्फ सरकार की वजह से हुआ है। सर क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री अनुभवहीन है अभी, और अगर उप मुख्यमंत्री का साथ देखिए, मैं मिलता शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं इस तरह का, लेकिन जिस प्रकार से सारी चीजें आ रही हैं, हम कम कह रहे हैं, उनके ही साथी बहुत ज्यादा कह रहे हैं। कई बातें कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री का सरकार चलाने में आपको क्या लगता है? नहीं, मैं उसमें देखिए, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों सरकार में है, सरकार को ठीक तरह से चलाए, यही मेरी सलाह है। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।